हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट, जिसे ओवरऑल हम इकोनॉमिक्स में यूनिट कहते हैं, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एक यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की कराई है, वो 4 मार्क्स की वेटेज रखती है आपके सिलेबस में। और ये यूनिट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये 13 मार्क्स की वेटेज रखती है आपके पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। इस यूनिट में से कोई भी डिलीशन नहीं है। जितना सिलेबस आपको पहले प्रीवियस सेशंस में आपके लिए रेलेवेंट था, उतना ही अब भी रेलेवेंट है। सो डिलीशंस के बारे में यहां डिस्कशन नहीं करूंगा मैं इस पूरी यूनिट में। और जैसा मैंने अभी कहा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट है। यहां हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मांग की, जिसे हम कहते हैं डिमांड। तो पूरी जो यूनिट है उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस यूनिट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक कुछ टर्म्स है ना, उनके बारे में बताना चाहता हूं। तो जैसे कंज्यूमर क्या है और कंजम्पशन क्या है। पिछली जो वीडियो थी मेरी 2-3, उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया और मैंने आपको बताया कि किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। और वो प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? वो प्रोडक्शन किया जाता है बेसिकली कि कुछ बायर्स होते हैं जो उनको खरीदना चाहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और जिस हम पर्पस की बात कर रहे हैं वो है कंजम्पशन। उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को जब इस उद्देश्य के साथ खरीदा जाए कि सेटिस्फैक्शन उससे अचीव हो, तो वो क्या कर रहे हैं? हम उसमें कंजम्पशन कर रहे हैं। आराम से फिर से समझिए। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की प्रोड्यूसर ने रिसोर्सेज को यूज करके। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनको पे करके कोई भी खरीद सकता है। जब खरीदने का उद्देश्य क्या है कि यूज अप किया जाना है गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए, यानी कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब खरीदा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं, उपभोग कहते हैं उसको। और जो इसको करे, इस एक्टिविटी को, वो कहलाता है उपभोक्ता या कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर वो हुआ जिसके पास अपने रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज क्या है? उसकी इनकम। उसका इनकम ही तो उसका रिसोर्स है। और वो जो रिसोर्स वो यूज करता है, वो खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। उनको खरीदता क्यों है? सेटिस्फैक्शन के लिए। अब खाली कंज्यूमर कह देना या उपभोक्ता कह देने से हमारी ये यूनिट जो है उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो जाएगा। हम बात करते हैं रेशनल कंज्यूमर की, जिसे हिंदी में कहते हैं युक्तिशील कंज्यूमर या युक्तिशील उपभोक्ता कहते हैं जिसको हम। ऐसा क्यों कहते हैं? कोई भी उपभोक्ता है, उसको पता है कि उसके पास में कितने संसाधन है, आय कितनी है। उसको यह पता है कि इस आय में वो बाजार से किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है। अब वो निर्णय लेता है अपने खुद के तर्क के आधार पे और अपनी बुद्धि को यूज करते हुए, अपने दिमाग को यूज करते हुए, कि ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है कि दी हुई आय में वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी कि विद इन द गिवन इनकम, इनकम तो उसकी क्या है? लिमिटेड है ना। उस गिवन इनकम में वो अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स जो है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए हम कंज्यूमर को कहते हैं कि वो एक रेशनल कंज्यूमर है, युक्तिशील उपभोक्ता है। तो ऐसे उपभोक्ताओं के निर्णय के बारे में हम यहां इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो इस तरह कंज्यूमर्स होते हैं, ये कैसे अपने डिसीजन पर पहुंचते हैं, कैसे अपनी इनकम को खर्च करते हैं। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन कौन सी स्थिति है? आय को किस प्रकार से उपभोग किया जाए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जाएं, निर्णय पर कैसे पहुंचा जाए कि जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाए। इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स में 3 अप्रोच होती हैं, 3 विधियां, 3 मेथड कह लो। और जो वो अप्रोचेस हैं उनमें से एक है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण। और इस उपयोगिता विश्लेषण को देने वाले थे एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने 1890 में ये अपना एक अप्रोच जो है प्रेजेंट करी। इसका ऑल्टरनेटिव एक और अप्रोच आई जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इसे हम कहते हैं हिंदी में अनधिमान वक्र विश्लेषण कहते हैं। और ये जो अनधिमान वक्र विश्लेषण है, इसको दिया प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने 1937 वर्ष में। तो ये 2 अप्रोचेस हो गई। एक और अप्रोच भी है, थर्ड अप्रोच है
पॉल सैमुअल्सन ने 1947 में प्रोवाइड करी, जिसे हम कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, लेकिन वो आपके सिलेबस में क्लास 11 लेवल पे नहीं है। तो 11th क्लास में आपको ये अप्रोच जो है ये स्टडी नहीं करनी होती। बाकी आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो वहां ये भी स्टडी करी जाती है। तो हम जो बात करने वाले हैं इस यूनिट में, यहां से मैं शुरू करूंगा, यूटिलिटी एनालिसिस से शुरू करने वाला हूं। उसके बाद में हम इंडिफरेंस कर्व को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिमांड की, और लास्ट में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, जिसे कहते हैं मांग की लोच। और इस प्रकार से ये जो यूनिट है ये 13 मार्क्स की ये हो जाएगी फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं, उससे। अब बात करते हैं कि कंज्यूमर जो होता है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, परिवार के अंदर अलग अलग लोग हैं, तो उनमें अगर देखें हाउस होल्ड्स होते हैं, ऐसे हाउस होल्ड हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग रहते हो या एक अकेला व्यक्ति रहता हो। उस हाउस होल्ड में ऐसा हो सकता है कि सारे लोग मिलकर के कंजम्पशन से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, उपभोग से संबंधित निर्णय लेते हो, भाई क्या खरीदना है, इनकम कहां कहां खर्च करनी है, किस किस वस्तु पे खर्च करनी है। और यह भी संभव है कि एक ही अकेला व्यक्ति सारे निर्णय लेता हो। तो हाउस होल्ड भी कंज्यूमर हो सकता है, यानी परिवार भी कंज्यूमर कहला सकता है, और एक अकेला व्यक्ति भी कंज्यूमर कहला सकता है। और जब मैं कंज्यूमर के साथ आर लिख रहा हूं, दैट मींस रेशनल कंज्यूमर है, जिसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा, युक्तिशील उपभोक्ता है। आगे इस पूरी क्लास में, इस पूरे बुक में कहीं भी कंज्यूमर वर्ड अगर यूज होगा तो आप अपने आप समझ आना कि हम रेशनल कंज्यूमर की ही बात कर रहे हैं, किसी बेवकूफ कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो हाउस होल्ड भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब इनके पास में रिसोर्स होता है, वो होता है इनकम, जो है खर्च कर सकते हैं कंज्यूमर्स, और इनके पास चॉइसेस होती हैं। तो यहां प्रॉब्लम चॉइस की आती है। तो बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी को कहें हम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कह सकते हैं कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस है और वो कौन सी चॉइस को वो सेलेक्ट करे, कौन सी को वो एक्सेप्ट करे, उस पर कैसे पहुंचेगा वो, ये हमें देखना है। नाउ अब उसके पास में चॉइस क्या है, नंबर ऑफ गुड्स है, वस्तु की संख्या जो है बहुत सारी है। यहां सर्विसेज में नहीं लिख रहा हूं, गुड्स जहां लिख रहा हूं समझ लीजिएगा, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत सारी वस्तुएं, किसी पे भी वो एक्सपेंडिचर कर सकता है, खरीद सकता है अपनी दी हुई इनकम को। एक लिमिट तो है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन चॉइसेस है उसके पास में। कई सारी गुड्स, सेवरल गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यूजुअली बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर उनकी कीमतें, कि इन गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो क्या है, प्राइसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, सेम भी रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होते हैं, ये कंज्यूमर के जो डिसीजन है वो कैसे बदलते हैं, वो सब हमें यहां स्टडी करना है। अल्टीमेटली दी हुई इनकम पे, दिए हुए इन चॉइसेस में और दिए हुए प्राइसेस में अगर ये भी चेंज ना हो रहे हो, और 2-3 फैक्टर्स और हैं, जब मैं डिमांड के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा कि कंज्यूमर के डिसीजंस को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो इन सारी कंडीशंस में अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे ये मैक्सिमाइज करना है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि को मैक्सिमाइज करना है उसे। अब वो स्थिति जब दी हुई इनकम पे कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर ले, इनमें से ये जो चॉइस अवेलेबल है इनमें से किसी एक या एक से अधिक को एक्सेप्ट करके, वो स्थिति क्या कहलाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वर्ड हो सकता है नया हो आपके लिए। इक्विलिब्रियम बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज होने वाला है पूरी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, तो एक बार से अच्छे से समझ लो। इक्विलिब्रियम है बेसिकली टू फोर्सेस, और ये फोर्सेस होती है ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, कि एक इस तरफ प्रेशर डाल रही है, एक इस तरफ प्रेशर डाल रही है। तो जहां दोनों फोर्सेस रेस्ट हो जाए, या फिर आप ऐसे भी इनको देख सकते हैं, जहां दोनों फोर्सेस रेस्ट में आ जाए, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। टू डिफरेंट फोर्सेस कैसे हो सकती हैं, जैसे मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो है ये हमेशा उल्टी चलती हैं, इनका संतुलन स्थापित हो जाए। आय है, आय से अधिक खर्च नहीं कर सकता, इच्छाएं जो है वो पूरी करना चाहता है ज्यादा ज्यादा। तो ऐसी स्थिति जहां दी हुई आय में उसकी ज्यादा ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, वो संतुलन की स्थिति हो सकती है। तो स्थिति जो है इक्विलिब्रियम की जो है वो हम प्रोड्यूसर के लिए, उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में है, मार्केट में जिसे बाजार संतुलन कहते हैं, वहां पे भी स्टडी करने वाले हैं इसको। तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में होगी। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को
प्राप्त करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, पहली अप्रोच है वो है यूटिलिटी की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपयोगिता। तो आइए अब इस अप्रोच को हम समझते हैं ये क्या है। यूटिलिटी, जिसे हम उपयोगिता कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यूटिलिटी क्या है? बेसिकली ये एक संतुष्टि या आनंद का भाव है। जैसे आपने एक सपोज 1 kg एप्पल परचेज किए, आपने किस लिए किए? आपको टेस्ट आता है उसमें, आपको अच्छा लगता है, यू लाइक टू ईट एप्पल्स। जब उन एप्पल्स को आपने कंज्यूम किया तो उससे आपको क्या मिला? बेसिकली टेस्ट और सेटिस्फैक्शन उससे आपको मिला, आपका पेट भर गया, आपको टेस्ट भी आया, उसमें स्वाद आया। तो बेसिकली किस लिए आपने उसको कंज्यूम किया? संतुष्टि के लिए या आनंद के लिए आपने उसको कंज्यूम किया। ये जो संतुष्टि होती है, बेसिकली जब यहां यूटिलिटी की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ये होगी एक्सपेक्टेड, यानी अपेक्षित है। खरीदने से पहले तो नहीं पता ना किसी कंज्यूमर को कि कितनी संतुष्टि मिलने वाली है, एक अनुमान ही होता है, एग्जैक्टली तो पता नहीं होता उसको, अनुमान होता है कि हाँ। और अनुमान किस पर डिपेंड करता है? कि हाउ बैडली वी नीड दैट। एक अगर आप 1 kg एप्पल की ही बात करें तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन जो वो देने वाला है वो भी वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा हमें भूख कितनी है। तो एप्पल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो एप्पल आपको वही 1 kg एप्पल आपको सेटिस्फेक्शन उतना प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स कि आपके खुद की जो स्टेट ऑफ माइंड है या आपकी जो डिजायर है, नीड्स है, उस पर काफी डिपेंड करने वाला है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स, तो वस्तु के उपभोग से प्राप्त होती है। जैसे मैंने अभी कहा एप्पल के कंजम्पशन से हो सकती है। ऐसे ही आप एक कार परचेज करने वाले हैं, उसके लिए पेमेंट करेंगे, तो कार हाउ बैडली यू नीड इट, कितनी आपको आवश्यकता है कार की, उस कार को खरीदने के बाद, चलाने के बाद, उसको यूज करने के बाद कितना आपको संतुष्टि मिल रही है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मनोवैज्ञानिक आभास जिसे कह सकते हैं, कि ये इसको हम टच नहीं कर सकते कि एप्पल कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी तसल्ली मिली, कितनी खुशी मिली, कितनी संतुष्टि मिली, उसको कोई मेजर थोड़ी कर सकता है तोल करके, टच थोड़ी कर सकता है उसको, या आपकी बॉडी को टच करके या कोई थर्मोमीटर आ रहा है उससे पता चला है कि सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है आपको। तो ये तो साइकोलॉजिकल है बेसिकली। और इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट वैसी नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट, तो हम इसको यूटिल्स में मेजर कर लेते हैं। क्यों मेजर करते हैं यूटिल्स में? ताकि एनालिसिस हो सके। कंपेयर तो करेंगे ना कि एक गुड, कोई सपोज एक गुड्स की दूसरे से हम कंपेयर करें, तो 1 को 2 से कंपेयर करें कि यूटिलिटी 1 से ज्यादा मिली या 2 से ज्यादा मिली, तो तभी कंपेयर होगा ना, कोई हमारे पास यूनिट हो। तो यूटिल्स में हम मेजर कर लेते हैं। साथ ही साथ हम ये भी अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम रुपी या मतलब बेसिकली मुद्रा, जिसे मनी कहते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसका सीधा सा फंडा यही है, क्यों इसको हम ऐसे मानते हैं, ताकि एनालिसिस को इजी बनाया जा सके। कंपेयर तो कर सके ना कि 1 kg एप्पल से कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली है, 1 डजन बनाना से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो खर्च एप्पल पे जो किया है उतने ही रुपए का बनाना पे खर्च करें तो सेटिस्फेक्शन किस में ज्यादा मिल रही है। हो गया ना आइडिया आपको कि ऐसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये एक और बात यह है कि पेमेंट्स बेस्ड है। ये जिन वस्तुओं के लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे उनको यहां हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कोई चीजें आपको फ्री में कोई उपहार स्वरूप दे रहा हो, गिफ्ट के फॉर्म में दे रहा हो, तो उसको इस पूरी एनालिसिस में हम स्टडी नहीं करते हैं। यहां हम उन्हीं की स्टडी करेंगे जिनके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, और फिर हम कंपेयर करें कि पेमेंट कितनी कर रहे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलने वाला है। चलिए, ये तो थी यूटिलिटी। अब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता की, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी।